आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। और सर पेन ऑफ कर दो। हाँ यार, ये अच्छा आइडिया दे दिया आपने, इसको मैं बिल्कुल कर देता हूँ। पिछली बार के जैसे तंग नहीं करेंगे। ओके, होपफुली सब ठीक है अब। सो अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, एनवायरनमेंट सिंपली मींस द सराउंडिंग एज वी नो, एंड नाउ वी विल स्टडी अ पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। टेक इट जस्ट एज एन एग्जांपल कि कैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट को, या यूं समझो कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को बिजनेस पे इफेक्ट करते हुए देखा। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टेजेस बताए हुए हैं, सबसे फर्स्ट तो इन्होंने इंडिपेंडेंस से स्टार्ट किया, फिर उसको धीरे धीरे आगे लेकर आए, क्या कंडीशंस रही, और फिर 1991 में जो एलपीजी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई, उसको लेकर गए और फिर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है और आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, जैसा इस पे लिखा है केवल उसको एज एग्जाम्पल देखना है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया क्या चीज बता रहा है ये, यू कैन सी इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैक्रो लेवल फैक्टर्स, जो हम अब तक जान ही रहे हैं। और किस किस तरीके से हम इम्पैक्ट्स को देखते हैं, तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी विच रिकॉग्नाइजेस द रोल ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, economic policies of government including industrial, monetary and fiscal policies, economic planning including 5-year plans, annual budgets and so on, economic indices like national income, distribution of income rate and growth of GNP, per capita income, disposable personal income, rate of savings, investment, value of exports, imports, balance of payment and so on. Infrastructural factors such as financial institutions, banks, modes of transportation, communication facilities, ये सब चीजें हमारी इकोनॉमी को एक्चुअली फॉर्म करती है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का किस तरीके का मिंगलिंग है, देन गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल मॉनिटरी और फिस्कल पॉलिसीज कैसे बनाती है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे चल रही है, 5-year प्लान्स हम बनाते हैं, इकोनॉमिक इंडिसेस को हम देखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या, देखते हैं, यही हमारी इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, अब बात क्या है, हम अलग अलग स्टेजेस पे इसको देखने की कोशिश करते हैं। लाइक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन थी, तो इंडियन इकोनॉमी वाज मेनली एग्रीकल्चरल एंड रूरल। About 70% of working population was employed in agriculture. 85% population was living in villages. Production was carried out using irrational, low productivity technology, and communicable diseases were widespread. Mortality rates were high. Actually, ये सब बातें आप ऑलरेडी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए मैं इसमें बहुत डीप में नहीं जाना चाहता। आप सिर्फ ये समझें कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन बिजी थी एग्रीकल्चर के अंदर, प्रोडक्शन में सर हमारे आपकी पास। वॉइस कट कट के आ रही है। वॉइस कट रही है? यस सर। ओके, मुझे 2 मिनट दो, मैं 1 सेकेंड कुछ सेटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, तो इकोनॉमिक कंडीशंस वर नॉट दैट गुड। पॉपुलेशन हमारी 85% पॉपुलेशन विलेजेस में रहती थी। प्रोडक्शन के तरीके बहुत इंडिजिनस थे, इरेशनल थे, प्रोडक्टिविटी नहीं थी, डिजीजेस बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड थी, तो कंडीशन वाज नॉट गुड। ठीक है, अब क्या हुआ, इंडिया ने अलग अलग टाइम पे अपने हाथ में लिया, यानी कि गवर्नमेंट ने बिजनेस को अपने कंट्रोल में लिया। उन्होंने ये कोशिश किया कि कैसे ना कैसे करके
डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ India's development plans were initiate rapid economic growth to raise standard of living, reduce unemployment and unemployment and poverty. Then become self-reliant and set up a strong industrial base with emphasis on heavy and basic industries, reduce inequalities of income and wealth, adopt a socialist pattern of development. Actually, प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं दिया गवर्नमेंट ने शुरू से? क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि सब कुछ अगर प्राइवेट में रख देंगे तो इकोनॉमिक कंसंट्रेशन हो सकता है। इकोनॉमिक कंसंट्रेशन मतलब सब कुछ किसी एक ही बड़े बिजनेसमैन के हाथ में चला जाएगा। इन्होंने ये सोचा कि हमको एक ओवरऑल बैलेंस्ड डेवलपमेंट करना है, इसलिए इन्होंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम और वेल्थ को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स उठाए। तो इन्होंने क्या किया? सोशलिस्ट पैटर्न चूज किया। सोशलिस्ट पैटर्न का मतलब क्या हुआ? यूजिंग मोर ऑफ पब्लिक सेक्टर। इन्होंने प्राइवेट सेक्टर से चीजों को हटा के और पब्लिक सेक्टर में देने की कोशिश करी। ठीक है, दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। फिर 1991 में इन सब चीजों का जो इफेक्ट आया, हमने क्या देखा है अभी तक में आपके सामने जो चीजें आई हैं, हमने देखा इकोनॉमिक कंडीशंस हमारी क्या रही हैं, इसके बाद में इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंडीशन क्या थी, और अब हमने देखा कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव, कि हम क्यों अपना डेवलपमेंट करेंगे, और फिर क्या इफेक्ट हमारे सामने आया। वो इफेक्ट रहा 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसमें इसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या इफेक्ट थे या इसके जो मेन फीचर्स हमारे सामने आए, गवर्नमेंट रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज अंडर द कंपल्सरी लाइसेंसिंग सिस्टम। यानी कि गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर जो लाइसेंस होते थे, पहले क्या होता था ना, हर बिजनेस को, हर इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको कंट्रोल करके और ओनली 6 पे ले आए। देन many of the industries reserved for public sector under earlier policies were de-reserved, and limited only to 4 industries of strategic importance। यानी कि इन्होंने पब्लिक सेक्टर को भी कंट्रोल किया और साथ में इसको थोड़ा सा और ज्यादा लिबरल बनाया। पब्लिक सेक्टर को इन्होंने केवल 4 इंडस्ट्रीज जो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली थी उनके अपने कंट्रोल में रखा, अदरवाइज हर चीज को हटा दिया। Then disinvestment was carried out। डिसइन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट ने ज्यादातर इंडस्ट्रीज को सेल आउट कर दिया और प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। Then policies towards foreign capital was liberalized, the share of foreign equity participation was increased। यानी कि इन्होंने ग्लोबल बिजनेस को भी अलाउ किया इंडिया के अंदर, जिससे एफडीआई परमिट हुए। Automatic permission was now granted for technology agreements with foreign companies। मतलब फॉरेन कंपनीज जो बेटर टेक्नोलॉजी लेके आएंगी उनको अलाउ किया। एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड लाइक FIPB was also introduced। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के मेन फीचर्स हमारे सामने आए। गवर्नमेंट ने क्या किया? लाइसेंसिंग को कंट्रोल किया, जो लाइसेंस लेना जरूरी था उसको कम कर दिया। जो इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के पास थी उनको डी रिजर्व किया, यानी उनको कम कर दिया। डिसइन्वेस्टमेंट किया, पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफर किया। फॉरेन कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, फॉरेन कैपिटल और ज्यादा लेने के लिए इन्होंने पॉलिसीज लिबरल की। एफडीआई को परमिट किया, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स किए फॉरेन कंपनीज के साथ, और FIPB को भी इन्होंने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को भी इंट्रोड्यूस किया। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स। आपको इसमें बहुत डीप में नहीं जाना है, मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूँ। डोंट टेक देम लाइक कि आपको बहुत कुछ लाइक हर चीज को इसमें रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, FIPB मतलब क्या होता है? FIPB एक बोर्ड है जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। सपोज आपको अगर FDI चाहिए इंडिया के अंदर, आप खुद एक बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हो और उसके अंदर फॉरेन कंपनी से पैसा लग सकता है, तो FIPB आपको सपोर्ट करेगा वहां से लोन उठाने में।
वहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में। ये एफआईपीबी का काम है ना, नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, देन वी कम टू द 3 मेजर पॉइंट, जो कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बोले, इनके 3 पार्ट है, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से हम जानते हैं, जिसको एलपीजी, है ना, हम अच्छे से जानते हैं चीज। तो एलपीजी में, लिबरलाइजेशन में क्या बेसिक रिफॉर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं? एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इन्होंने लाइसेंस बहुत कम कर दिए। जैसे पहले ही बताया, इसको 6 पे ले आए, सारे लाइसेंस से हटा के। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि आप अपने बिजनेस को जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो, यानी कि आप एक्सपैंड भी कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, वट एवर यू लाइक। मतलब आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं रहेगी, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस अप टू एनी एक्सटेंट। देन रिमूवल ऑफ ट्रांजेक्शन रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्होंने कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा, आप गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट कर सकते हो, इंडिया के अंदर कहीं भी, इंडिया के बाहर भी आप जाना चाहो तो यू आर अलाउड। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दो गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल रखती है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइसेस गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है या सारे ही प्राइसेस इन्होंने इंडस्ट्रीज को दे रखे हैं डिसाइड करने के लिए। गवर्नमेंट कीप्स एन आई, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है, लेकिन एक हद तक इन्होंने फ्रीडम दे रखा है कि इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की प्राइसेस को खुद डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा ही डिटेल में जाना हो तो यहाँ पर बहुत कुछ बॉक्स में दे रखा है, बट दीज आर ओनली एग्जाम्पल। ठीक है, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, थोड़ा टैक्स रेट में कंट्रोल किया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर imports and exports and making it easier to attract foreign capital and technology to India। ये सारे लिबरलाइजेशन के पॉइंट्स हो गए। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने? पॉलिसीज को लिबरल बनाया। लिबरल बना के ये कोशिश कर रहे हैं लाइसेंस कंट्रोल करने की। लाइसेंस को हटा दिया सब जगह से, केवल कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज में रखा। फ्रीडम दिया कि आप अपने बिजनेस को चाहे जितना बढ़ा सकते हो। आपको फ्रीडम दिया कि आप मूवमेंट कर सकते हो गुड्स का, आप अपने प्राइसेस खुद डिसाइड कर सकते हो। टैक्स रेट्स को कम किया, प्रोसीजर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स को थोड़ा सा सिंपल बनाया, और साथ में फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए इन्होंने फ्रीडम दिया कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज चाहे तो फॉरेन कंट्रीज से खुद कांटेक्ट करके और वहां से बिजनेस ला सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में दूसरा चीज जो आया वो है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई, क्योंकि पब्लिक सेक्टर वाज नॉट एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। सीधी सी बात है, हमारी कंट्री 1991 में भी काफी बड़ी थी, आज भी है, तब भी थी। तो इतना बड़ा डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के हाथ में इतने पावर्स नहीं होते, या यूं समझो कि उतने एफर्ट्स लगाने के लिए डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ग्रोथ आपको इतनी क्विक नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो काम करती है वो ब्यूरोक्रेटिक तरीका होता है, वो बहुत प्रोसीजरल होता है, तो प्रोसीजरल डिलेज होते ही हैं। प्राइवेट सेक्टर के सामने आते ही लोग अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए एवरीबडी स्टार्ट वर्किंग हार्ड, एंड डेफिनेटली प्राइवेटाइजेशन वाज अ गुड मूव। हालांकि अभी बहुत सारे कंपनीज का यूं समझो कि पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिसको लेकर के काफी लोग अपोज भी कर रहे हैं कि बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट का तो हो ही रहा है, साथ में रेलवे का भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पीपल आर लाइक क्राइंग, तो उनके अपने पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर हमें ग्रोथ चाहिए, क्विक ग्रोथ चाहिए, तो प्राइवेटाइजेशन इज समहाउ अ गुड मूव। ठीक है, तो ऐसा 1991 में भी किया गया था। ठीक है, 91 के अंदर इन्होंने जो बेसिक चीजें हमारे सामने दे रखी हैं, एम था ग्रेटर रोल देना प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर का रोल थोड़ा सा कम करना। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को थोड़ा रीडिफाइन किया, उन्होंने प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट किए,
प्लान डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि सोच समझ के धीरे धीरे किया, ऐसा नहीं कि वो लेकर के और बैठ गए कि आओ और ये कंपनी खरीद लो और ये कंपनी खरीद लो, ऐसा नहीं, उसको प्लान करके जैसे इन्होंने शुरुआत करी MTNL, फिर BSNL, फिर ऐसे धीरे धीरे बहुत सारी कंपनीज को इन्होंने धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू किया। ठीक है, इसको कैसे किया इन्होंने? डाइल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप बियॉन्ड 51%, है ना। तो ऐसे में उन्होंने किया, मतलब ये एक्चुअली मीनिंग बता रखा है कि डाइल्यूशन कैसे होगा। तो गवर्नमेंट कंपनीज जिनके शेयर गवर्नमेंट के पास में है, उन शेयर्स को इन्होंने सेल आउट किया प्राइवेट सेक्टर में। तो यानी ओनरशिप वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। यही इसका मेन मीनिंग है। अगर आपको मेन मीनिंग समझना हो तो लिबरलाइजेशन का मेन मीनिंग है इन्होंने लाइसेंसिंग खत्म किया, प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट किया पब्लिक सेक्टर से और प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज किया। और तीसरा दे दिया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड, यानी कि आप ये चाहते हो कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग कंट्रीज से आकर के मिलेंगे आपस में और फिर वो मिल करके अपना बिजनेस करेंगे, दैट्स ग्लोबलाइजेशन। और आज की तारीख में ग्लोबलाइजेशन के काफी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं भी सही। बट ग्लोबलाइजेशन मीनिंग ये है कि द बाउंड्रीज आर एक्चुअली रिड्यूस्ड, द बाउंड्रीज आर नॉट लेफ्ट, नाउ वी कैन ट्रेड विद एनी कंट्री वी वांट, है ना। अगर आपके पास में कोई आइडिया है और उस आइडिया पे काम करने के लिए हो सकता है आपको अमेरिका से कोई फंडिंग करना हो तो आप जा सकते हो। हाँ, ऑफ कोर्स वो लीगल होना चाहिए दोनों जगह पे। ठीक है, तो क्या इन्होंने किया, क्या इन्होंने पॉलिसीज बनाई? इन्होंने लाइसेंस ऑफ इंपोर्ट को लेकर के पॉलिसीज बनाई, टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस हटाए, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटाए, यानी कि इन्होंने कोशिश किया कि कैसे भी करके अपना कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड करने के लिए एनकरेज करना है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स एन इंक्रीज लेवल ऑफ इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। फिजिकल ज्योग्राफिकल गैप और पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन्स बैरियर फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज। तो सीधी सी बात है, कहीं से भी जाकर के हम ट्रेडिंग या बिजनेस कर सकते हैं। तो हमने अब तक जो पढ़ा आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि कंट्री की कंडीशन वाज नॉट गुड व्हाइल वी गॉट इंडिपेंडेंस। देन पब्लिक सेक्टर ने सब अपने हाथ में लिया और कंट्रोल किया बिजनेस को जिससे कि वो ग्रोथ दे सके। बट somehow it was not properly carried on, क्योंकि करप्शन था, क्योंकि कहीं रेड टेपिज्म भी था। तो इन सब कारणों से ये बिजनेस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की और उसके अंदर इन्होंने LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये हमारे कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक बेस पॉइंट बन गया। ओके, तो दिस इज हाउ हम जो लास्ट क्लास में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम देख रहे थे, मतलब बाकी के सब भी सोशल, लीगल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल। तो बेसिकली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक में क्यों बोला, क्योंकि ये जो एग्जांपल हमारे सामने है इसमें ज्यादातर चीजें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक है ना। तो इनमें चेंजेस हमारे बिजनेस को कैसे हेल्प कर पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 91 की इस पॉलिसी के बाद तुरंत सब कुछ ठीक हो गया, गड़बड़ियां तब भी हुई थी, तब भी कई लोग परेशान हुए थे, क्योंकि जो लोकल लेवल पे अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रहे थे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। कई लोग उसको कंट्रोल नहीं करने के कारण दे दे हैड टू लीव, मतलब उनको बिजनेस बंद भी करने पड़े। लेकिन समहाउ वी टुक पेस और नतीजा ये हुआ कि कंट्री ग्रो कर पाई। ठीक है, तो ये है टॉपिक। अब इसका जो नेक्स्ट कनेक्टिंग टॉपिक है वो डीमोनेटाइजेशन के बाद वाला है। आपकी बुक में डीमोनेटाइजेशन पहले आ रहा है, इसको डीमोनेटाइजेशन को आप हटाएं, हटाना नहीं है सॉरी, इसको अपन बाद में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री,
यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस जो 1991 के अंदर चेंजेस आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसका क्या इफेक्ट बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर आया वो हम देख रहे हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको जरूर अच्छे से करना है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। मतलब एलपीजी में से क्वेश्चन नहीं आएंगे ज्यादा से ज्यादा मीनिंग पूछ सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन इम्पैक्ट में से क्वेश्चन आएंगे तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आसान है। सबसे पहले कंपटीशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ तो पॉलिसीज लिबरल हो गई, नाउ एनीबडी कैन स्टार्ट द बिजनेस, नो लाइसेंस वाज रिक्वायर्ड। ग्लोबलाइजेशन के कारण कंट्रीज के बाहर से भी कंपनीज इंडिया के अंदर आने लग गई, है ना। साथ में बहुत क्या कह सकते हैं, प्राइवेटाइजेशन के कारण प्रॉफिट मेकिंग पे ज्यादा फोकस हो गया। तो एवरीबडी वाज फोकसिंग ऑन कंपटीशन, और इतने बढ़ते हुए कंपटीशन के कारण आप समझ सकते हो कि काफी इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम भी आई और काफी सारों ने पैसा भी कमाया होगा। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में क्या दे रखा है, लाइट गई है। यस आई एम बैक, वो लाइट चली गई थी गई थी, गई है। सेव मी ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि कंट्री के अंदर लिबरल पॉलिसीज हो गई, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण बिजनेस में बहुत सारे लोग एंटर कर गए। तो इसमें सबसे ज्यादा एग्जांपल दे रखा है, जैसे जहां पे बिजनेस में कंपटीशन बढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आ रहा है ये है मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब कस्टमर्स की डिमांड बढ़ गई, कस्टमर्स स्टार्टेड डिमांडिंग फॉर मोर। क्यों? क्योंकि अब उनको पता चल गया, दे आर नाउ वेल इन्फॉर्म्ड, उनको ये पता चल गया कि मार्केट अब उनके लिए काम करेगा, उनको ज्यादा चॉइसेस मिलने लग गई, क्वालिटी बेटर हो गई गुड्स और सर्विसेज की, तो उनकी डिमांड्स भी बढ़ गई। जैसे एग्जांपल ले लो कार का, अर्लियर कार मांगनी पड़ती थी, मतलब मंगवानी पड़ती थी दूसरी कंट्रीज से, हमको इंपोर्ट करनी पड़ती थी। लेकिन जब कार इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लग गई, तो फिर ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उन्होंने डिमांड भी ज्यादा करना शुरू कर दिया, क्योंकि एवरीथिंग वाज नाउ अवेलेबल विद इन आवर कंट्री, है ना। देन रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में एक ड्रास्टिक डेवलपमेंट आया, क्योंकि कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज से हमारे पास में न्यू टेक्नोलॉजी आने लग गई, हमारे पास में मशीन्स बेटर होने लग गई, प्रोडक्शन और सर्विसेज बेटर होने लग गए, है ना। हाँ, इसमें कह सकते हो आप कि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने लग गया। ठीक है ना, सिंपल। नेसेसिटी फॉर चेंज, अब यहां एक छोटी सी चीज समझ में आई कि अगर आप गौर करें, 1991 से पहले एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोसीजर होता था। जैसे मैंने रेड टेपिज्म एक एग्जांपल दिया था, रेड टेपिज्म का मतलब होता है डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, यू हैव टू फॉलो दोज डॉक्यूमेंट्स, दोज मेथड्स। ठीक है, 91 से पहले ये सब था, तो एटलीस्ट एक प्रोसेस था, एवरीबडी वाज फॉलोइंग दैट प्रोसेस, और इसलिए वो सब वो कर पाते थे जो वो सोचते थे, है ना। यानी कि उनके पास एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता था, बट वो फॉर्मेट 91 के बाद खत्म हो गया।
अब क्या हो गया, बिजनेस को मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर सराउंडिंग हैज टू बी डन बाय द मार्केट इटसेल्फ, यानी बिजनेस इटसेल्फ। तो बिजनेस को बहुत ज्यादा दिक्कत आने लग गई, क्योंकि अब उनको कोई सेट प्रोसीजर नहीं मिलता है। अब बिजनेस को खुद अपने प्रोसेसेस या तो डेवलप करने हैं, या जो प्रोसेस चल रहे हैं उनको एज इट इज लेके चलना पड़ता है। ठीक है, देन नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये एक सर चीज समझाई। यस, सर एक बार नेसेसिटी फॉर चेंज वापस एक्सप्लेन कर दो। देखो क्या होता है बेटा, आप यूं समझो कि 91 से पहले एवरीथिंग वाज बीइंग फॉलोड इन अ पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। तो जो भी बिजनेस होगा, चाहे आपको टैक्स का पेमेंट करना है, चाहे आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट ही करना है, तो प्रोसीजर वाज ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। बट हुआ क्या, 91 के बाद वो प्रोसेस पूरा का पूरा मार्केटाइज हो गया, यानी जो मार्केट में चल रहा है आपको वो फॉलो करना है। तो अब ये बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि आपको कोई प्रेस्क्राइब फॉर्मेट मिल नहीं रहा है। नाउ यू विल हैव टू फॉलो योर ओन फॉर्मेट, ईदर यू मेक योर ओन फॉर्मेट, और जो मार्केट में चल रहा है उसको लो। तो ये बड़ा ही ऐसा हैपजार्ड सा हो गया। तो इसलिए अब क्या हो गया बिजनेस के साथ, जो लास्ट लाइन में अंडरलाइन करी है, मार्क किए, मतलब कि बिजनेस को अपने ऑपरेशंस को लगातार मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट फोर्सेस जो है वो बहुत टर्बुलेंट हो गई, यानी बहुत तेजी से बदल रही है। अब जब मार्केट फोर्सेस बदलती हैं तो आपको अपने बिजनेस को उसी तरीके से चेंज करते रहना पड़ता है। ठीक है ना, ये है नेसेसिटी फॉर चेंज। ओके सर। थर्ड, आदित्य ओझा सिंह, थर्ड पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर दें। ओके, थर्ड पॉइंट इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक्चुअली क्या होता है बेटा, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलने लग गई, क्योंकि कंट्री के अंदर ग्लोबल मार्केट होने के कारण बाहर से बहुत सारे नई नई कंपनीज आने लग गई। कंपनीज हमको बहुत सारे नई टेक्नोलॉजी लाके दे रही है, तो चेंजेस आने लगे। यूं समझ लो कि पहले काम जैसे जो हैंडलूम्स होती थी वो अब पावर लूम्स में कन्वर्ट हो गई। सिंपल सा एग्जांपल अपन ले सकते हैं, हैंडलूम्स महंगी हो गई। अगर आप आज भी हैंडलूम का कोई भी कपड़ा खरीदोगे तो इट विल बी कॉस्टलियर। व्हाई? बिकॉज एक तो टाइम टेकिंग होता है, दूसरा उसमें मैन पावर की जरूरत बहुत पड़ती है, तो वो महंगा होता है। लेकिन पावर लूम आ जाने के कारण नाउ एवरीथिंग इज डन थ्रू मशीन। पावर लूम में चीजें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, स्टैंडर्ड एकदम बराबर हो जाता है, प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है। तो जो कंपनीज पावर लूम नहीं खरीद पाई उनको बहुत ज्यादा टफ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जो यहाँ पर आपके सामने लास्ट वाले पॉइंट में दिख रहा है। ओके सर। ठीक है, देन आते हैं अपन, यस। हाँ, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। तो अब आप ये सोचो कि अगर मार्केट कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो नतीजा क्या हुआ, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को भी हमको इंप्रूव करना पड़ा। न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अब अपने वर्कर्स को ट्रेन करना पड़ेगा शुरू से ही। पहले ये हो रहा था कि पहले कंडीशन ये थी कि जो टेक्नोलॉजी सामने है बस उसी को फॉलो करना था, बट अब तो टेक्नोलॉजी भी लगातार बदल रही है। तो नतीजा ये हो गया कि हमको वर्कर भी उतने ही केपेबल चाहिए। अगर पावर लूम लग रही है तो पावर लूम लगाने के लिए हमको वर्कर भी चाहिए ना, उसको चलाने के लिए। तो वी रिक्वायर्ड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, मार्केट ओरिएंटेशन एक बहुत ही अलग तरीके का पॉइंट है जो अब तक नहीं आया, उसमें से निकल के आ रहा है ये। असल में मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब ये हो गया, पहले ये होता था कि चीजें मार्केट में पहले बन के आती थी और फिर बिकती थी, मीन जो बन गया वो बिकने आता था। लेकिन अब क्या हो गया है, देयर इज अ शिफ्ट, क्योंकि अब कस्टमर्स को क्या चाहिए पहले इसको स्टडी करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में बना के उतारते हैं। समझ रहे हो, यानी कि पहले हम ये देखते हैं, ये पूछते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए। Suppose if I am a seller, I will have to identify what our customers actually need, and then हमको अपना काम करना पड़ेगा। फिफ्थ वाला वापस बताते हैं। हाँ लविश, एक मिनट। तो मार्केट ओरिएंटेशन क्या हो गया, अर्लियर द थिंग्स वर मेड एंड देन वेंट फॉर
selling. But nowadays, we firstly find out what actually people require, and then we make the thing so that we can sell them very easily. Fifth point, लविश ने पूछा, need for developing human resource. Actually क्या होता है बेटा, इससे पहले वाले पॉइंट्स हमने देखा कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने लग गई, तो हमको उस टाइप के लोग भी तो चाहिए ना. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स पीपल, वर्कर्स. ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स वर्कर्स. तो वी रिक्वायर सच वर्कर्स हु कैन टेक केयर ऑफ द टेक्नोलॉजी, जो कि उस न्यू टेक्नोलॉजी को ग्रास्प कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके लिए बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. ठीक है ना. ये है डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स. तो आपको ट्रेंड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है. इसका सीधा सा मतलब यही है, वी रिक्वायर्ड मोर ट्रेंड वर्कर्स. एंड लास्ट पॉइंट इज कंप्लीटली डिफरेंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. आपको पता है बजट कौन बनाता है? गवर्नमेंट. ठीक है. और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है कंपनीज को अगर कोई भी बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है. आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक सेक्टर. फॉर एग्जाम्पल अपन रेलवे का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. चलो, रेलवे इज कमिंग अंडर द रेलवे मिनिस्ट्री. ठीक है. सपोज रेलवे में कोई भी डेवलपमेंट करना है, आपको नई ट्रेन चलानी है, आपको कोई इंप्रूवमेंट करना है, तो एवरीथिंग इज डन बाय द रेलवे मिनिस्ट्री. ठीक है. लेकिन इसको अगर अपन प्राइवेटाइज कर देते हैं तो क्या होगा? तो रेलवे को कंप्लीटली खुद ही अपना सर्वाइवल देखना पड़ेगा. गवर्नमेंट विल नॉट गिव एनी सपोर्ट इन द बजट. जैसे मान लो हमने बोला कि हमको भीलवाड़ा को कनेक्ट करो आप कोलकाता के साथ, हमको अपना बिजनेस डायरेक्ट कोलकाता से करना है और हमको डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए, तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी अगर प्राइवेटाइज हो गया तो. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में रहा ही नहीं. पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट होने लग गया, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट होता था वो भी खत्म हो गया. ये बार बार लाइट जा रही है. ठीक है. गवर्नमेंट का भी सपोर्ट खत्म हो गया. ऐसे बहुत सारे बिजनेस रहे जिनको प्राइवेट सेक्टर में देने के कारण गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट करना बंद कर दिया. तो ये एक बड़ा रीजन जरूर रहा. कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स फेस करी. जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैव रियलाइज्ड that in order to survive and grow they will have to be more efficient and generate their own resources for the purpose. हाँ, अपन इसको ऐसा भी देख सकते हैं, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कम कर लिया, प्राइवेट सेक्टर में दे दिया. इनफैक्ट जो अभी गवर्नमेंट के हाथ में भी है ना, उनको भी गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपनी कमाई खुद करो. यानी ये तो एक तो था ही, ये और करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, और उनको फ्री कर दिया कि टेक योर डिसीजन, स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ. तो ये है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस. ये इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से क्वेश्चंस आते हैं. और अभी एक टॉपिक और है जो आपकी बुक में दे नहीं रखा है, वो मैं आपको कल नोट कराऊंगा. वो है इफेक्ट. इन इम्पैक्ट का क्या रेस्पॉन्स रहा, रेस्पॉन्स ऑफ मैनेजेरियल चेंजेस, तो वो मैं आपको कल बताऊंगा अपनी अगली क्लास में. और एक जो टॉपिक हमने अभी बीच में स्किप किया था, डीमोनेटाइजेशन, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो. ठीक है. तो दिस इज द क्लास. कोई पॉइंट आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. सर सर तो अपन ये कह सकते हैं कि लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट सिस्टम एक ड्रॉबैक हुआ है. नो, इट्स नॉट ए ड्रॉबैक. एक्चुअली देखा जाए तो ये भी प्राइवेट सेक्टर में देने का एक पर्पस है. यानी कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर में नहीं देंगे तो उसका ग्रोथ भी तो नहीं हो पाएगी ना. और प्रॉफिट अर्निंग करना है, क्योंकि अगर आपको सर्वाइव करना है तो यू विल हैव टू अर्न प्रॉफिट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस इसी चीज को अपन समझ रहे हैं. दिस इज नॉट ए ड्रॉबैक. दिस इज लाइक वी आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल द कंपनीज कि जाओ और कमाई, अपनी खुद कमाई करो. ये ऐसे ही है जैसे
जैसे चिड़िया अपने छोटे बच्चों को कह देती है ना, जाओ अब अपने खुद ही कमा के लो और खुद ही खाओ जो करना है, तो सिमिलरली इन्होंने ऐसा ही किया, कंपनीज को फ्री कर दिया कि टेक यूर डिसीजन, स्टार्ट अर्निंग बाय योरसेल्फ, यू हैव टू अर्न, यू हैव टू सर्वाइव योरसेल्फ। जैसे बीएसएनएल का एग्जांपल ले लो, बीएसएनएल एक टाइम पे कंप्लीटली गवर्नमेंट के हाथ में था, अब उन्होंने उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया है। नाउ बीएसएनएल इज वर्किंग विद अ गुड कंपटीशन, उनको एयरटेल से और वोडाफोन से और आइडिया से, और आइडिया तो खैर नहीं रहा, जियो से कंपटीशन मिलता है, लेकिन वो सर्वाइव करते हैं ऐसे, है ना। गवर्नमेंट सब्सिडीज, सब्सिडी एक अलग चीज है, सब्सिडी इज नॉट गिवन हियर, सब्सिडी इज नॉट पार्ट ऑफ दैट इम्पैक्ट, क्योंकि सब्सिडी तो एक तरह का सपोर्ट होगा बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, और उसका 91 की इकोनॉमिक पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। इट इज अंडर द प्लानिंग कि कौन से बिजनेस को ग्रो करने के लिए कितने सपोर्ट की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली दे प्रोवाइड सब्सिडी। So it is not given here in our syllabus anywhere. सब्सिडी क्या होता है ना, कोई बिजनेस मतलब लैगिंग बिहाइंड है, पीछे रह रहा है, अब उसको कैसे आप आगे लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप उसको कुछ अपनी तरफ से बेनिफिट देते हो, दैट इज सब्सिडी। लेकिन इम्पैक्ट में कहीं सब्सिडी आ नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दो। ओके सर। ठीक है, ओके, तो आई थिंक आज के लिए बहुत है, आगे की क्लास स्टार्ट करने का टाइम हो रहा है, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सर, Bye, गुड sir. नाइट। बाय सर, बाय Good सर। night, थैंक यू sir. बाय सर, गुड नाइट सर। ये गुड नाइट कहाँ से हो जाता है यार तुम्हारा? Sir, sweet